अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कूलम्स लॉ की और कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सुपरपोजिशन फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की। सबसे पहले देखते हैं कि सुपरपोजिशन क्या है। सुपरपोजिशन मीन्स कि अगर एक पॉइंट चार्ज हमारे पास मौजूद है और उसके गिर्द दूसरे चार्ज मौजूद हैं, तो उस चार्ज पर जो बाकी चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगी वो वेक्टर सम होगा उन तमाम फोर्सेस का जो इंडिविजुअल चार्जेस फोर्स लगाएंगे उस टेस्ट चार्ज पर। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्सेस फॉलो द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। इफ मोर देन वन चार्ज इज causing a force on one object or one charge, then the net force acting on one object 1 or charge 1 or test charge is just sum of all the individual forces acting upon charge number 1 or test charge. Let we have a test charge Q. There are different charges Q1, Q2 and Q3. The force acted upon by charge Q1 is F1, Q2 on Q is F2 and Q3 on this test charge Q is F3. So what will be the net force on this charge? The net force on this test charge will be vector sum of all these three forces F1, F2 and F3. This is the principle of superposition in terms of कॉलम्स लॉ। इसको मज़ीद डिस्कस करने के लिए कि अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट चार्जेस मौजूद हैं तो उसके लिए हम ये एग्जांपल एक सॉल्व करते हैं। तो बाय कॉलम्स लॉ हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस Q1, Q2 हों और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R हो, तो उनके दरमियान जो फोर्स होती है दैट इज़ F इज़ इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ओके, नाउ if a point charge Q1 and Q2 are located at points having position vectors R1 and R2, okay, then the force F12 on Q2 due to Q1 will be this one. So let we have two charges Q1 and Q2. The position vector of Q1 is R1, origin is here, and position vector of Q2 vector is Q2 charge is R2. Okay, the difference between these two are the displacement from 1 to 2, that is R12. Okay, so by head to tail rule this R12 will be equals to R2 minus R1. Okay, this is by head to tail rule. Then R magnitude is equal to R12 और R12 जो वेक्टर है जो कि पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बिटवीन दीज टू चार्जेस Q1 एंड Q2, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो R के बराबर है। सो द फोर्स ऑन F1 ड्यू टू F2 Q2 और फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, चार्ज Q2 पर जो फोर्स होगी Q1 की वजह से वो हमारे पास होगी F12, that is equal to mathematically Q1 Q2 4 pi epsilon naught R square into R1 unit vector, R12 unit vector. This is the unit vector of the force, direction of the force. जो Q2 पर लग रही है फोर्स किस वजह से? Q1 की वजह से। R12 यूनिट वेक्टर हम जानते हैं कि वो बराबर होगा R12 वेक्टर ओवर R मैग्नीट्यूड, बिकॉज R12 जो वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने डिफाइन किया है R के। सो दिस F12 जो फोर्स होगी दैट विल बी इन वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल्स टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इनटू R12 यूनिट वेक्टर। ओके, और उस R12 यूनिट वेक्टर की जगह पे हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया है जो कि R12 वेक्टर ओवर R मैग्नीट्यूड है।
So this expression is modified to q1 q2 over 4 pi epsilon naught r cubic into r12 वेक्टर। ठीक है जी। अब r12 वेक्टर हमें पता है कि वो बराबर है r2 माइनस r1 के, द डिफरेंस ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ टू चार्जेस। सो f12 इज इक्वल टू q1 q2 over 4 pi epsilon naught into r2 minus r1. This is a vector. This is a vector quantity, and this is the magnitude r2 minus r1 mod ka cubic. So this was the case of two charges. Now if we have multiple of charges like this one, for n charges q1 q2 qn located at points with position vectors r1 r2 and rn, the resultant force on the charge q located at point r is the vector sum of all the forces exerted on q by each of the charge. प्रीवियस स्लाइड को देखते हुए अगर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज जो है वो q हो, यहाँ पर q1 जो है उसका पोजीशन वेक्टर r1 हो, q2 का r2 हो, q3 जो है उसका यहाँ पे हमारे पास r3 यूनिट वेक्टर हो या r3 पोजीशन वेक्टर हो, तो उन इसी तरह सो ऑन सो चलते हुए हमारे पास अगर n चार्जेस हों और nth चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो rn हो, तो जो वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस होगा दैट विल बी दिस वन, बिकॉज f विल बी इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 सो ऑन सो चलते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस fn, nth चार्ज की वजह से जो फोर्स हमारे उस टेस्ट चार्ज पर लग रही होगी। तो F1 होगा हमारे पास Q1, क्योंकि अब हमारे पास टेस्ट चार्ज क्या है वो Q है। Q पर जो फोर्स लग रही है किसकी वजह से, Q1 चार्ज की वजह से, वो हमारे पास होगी Q1 ओवर 4 पाई R माइनस R1, जिस तरह पिछले केस पे हमारे पास था R2 माइनस R1। अब क्योंकि जो R2 था हमारे पास, वो जो हमारे पास चार्ज था Q2, अब यहाँ पे वो Q1 है और टेस्ट चार्ज को हमने Q1 की जगह क्या रख दिया है वो Q है। तो दिस इज इक्वल टू R माइनस R1 वेक्टर ओवर R माइनस R1 मैग्नीट्यूड का क्यूबिक। इसी तरह Q पर जो फोर्स होगी Q2 की वजह से वो R माइनस R2 एंड सो ऑन सो चलते हुए हमारे पास जो Fn होगा वो होगा Qn ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस Rn ओवर R माइनस Rn मॉड का क्यूबिक। और इसको हम समेशन फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इसको बड़ा इजीली लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन K इज इक्वल टू 1 to n इंटू Q K R माइनस RK ओवर R माइनस RK क्यूबिक। दिस इज द net force acting on the test charge Q by all other charges with position vectors R K। ठीक है जी। इसको अगर हम एक्सपेंड करें, K को 1 अगर हम रखें कि सिर्फ दो चार्जेस हैं, तो यहाँ पर Q1 आ जाएगा और R K की जगह R1 एंड दिस विल बी R1। ये फोर्स हमारे पास बढ़ जाएगी दो चार्जेस की। अगर हमारे पास कोई दूसरा चार्ज है R2 जो Q2 है जो कि पोजीशन वेक्टर R2 पे है, तो फिर हम एक टर्म और लिख देंगे प्लस करके और यहाँ पे हमारे पास R माइनस क्या हो जाएगा R2। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, अ सिंगल चार्ज बाय अ मल्टीपल ऑफ चार्जेस by different charges located at different positions. Thank you very much.